बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ ख़बरें इस वक्त अमेरिका से सामने आ रही हैं कि इस वक्त अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बिल पास कर दिए हैं और इस बिल के मुताबिक यूक्रेन, इसराइल और ताइवान की इमदाद, माली इमदाद की जा रही है। कितनी इमदाद की जा रही है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड पैकेज इन ममालिक को दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद रशिया की तरफ से, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान सामने आया है और इस बयान के मुताबिक जो वाशिंगटन इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहा है, इस हवाले से ये बयान है। इस बयान के अंदर वाज़े तौर पे रशिया ने एक पैगाम भेजा है अमेरिका को। क्या पैगाम है, इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस हो रही है और ये इंटरफेरेंस चाइना की तरफ इंटरफेरेंस हो रही है, क्या मामलात हैं, इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। अब इसके साथ जो लबनान का मामला है, लबनान से मुसलसल तौर पे इसराइल के ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे हैं और मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है शुमाली इसराइल को। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ जो इसराइल का मीडिया है इस वक्त, वो अब बता रहा है कि बेन गुरियोन एयरपोर्ट के ऊपर क्या इस वक्त जो है वो पेशरफ्त है। इस वक्त बेन गुरियोन एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पे बंद है और बहुत सारे एयरलाइंस ने वहाँ पर उतरने से माजरत कर ली है। तो इस मामले में क्या तफसीलात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अब इस जंग के अंदर इसराइल इस तरह से मुलव्वस हो गया है कि अब इसके असरात आम इसराइलियों तक पहुँचना शुरू हो गए हैं और इस वक्त जो वहाँ का फाइनेंस डिपार्टमेंट है इसराइल का, उसने अब ये कंसिडरेशन शुरू कर दी है कि अपने शहरियों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है और अब ये टैक्स किस मद में इन शहरियों पे लगाया जा रहा है, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। अब इसके साथ इराक़ की तरफ से भी एक हमला किया गया है और गोलान के अंदर हमला सामने आया है। इस हमले की तफसीलात को भी इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बिल पास किया है और बहुत मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ है। एक तरफ तो कीव की इमदाद की जा रही है, यानी यूक्रेन को इमदाद के तौर पे बिलियंस ऑफ डॉलर दिए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ इसराइल को और ताइवान को भी ग्रांट दी जा रही है, इमदाद दी जा रही है। एड पैकेज एक मंजूर किया गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से अमरीकी। अब क्या तफसीलात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोट अ मेजॉरिटी इन फेवर ऑफ अ बिल प्रोवाइडिंग एड टू यूक्रेन वर्थ $60.8 बिलियन। अब एक तरफ तो यूक्रेन को $60.8 बिलियन की इमदाद की गई है और ये इमदाद असलहे की मद में की जाएगी और इसके साथ साथ वहाँ पर जितने भी जंगी मामलात चल रहे हैं उसके हवाले से इमदाद की जाएगी। अब ये इस वक्त आप देखिए कि ये तमाम जो मामलात हैं ये रशिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के ज़ुमरे में आ रहे हैं। यानी इस वक्त अमेरिका इस यूक्रेन की जंग में जिस तरह से अब ये इमदाद और असलहा फराहम कर रहा है, इस जंग को और भड़का रहा है, इस जंग को ईंधन फराहम कर रहा है एक तरह से, और अब ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रशिया की तरफ होती जा रही है। अब इस हवाले से जो रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का बयान है, कमेंटिंग ऑन वाशिंगटन्स एलोकेशन ऑफ एड टू कीव, द मूवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एज एन एक्चुअल पार्टी इन द कॉन्फ्लिक्ट विल बी मेट विद डिसीसिव रिस्पॉन्स। अब रशिया ने मुतनब्बे कर दिया है अमेरिका को कि जिस तरह से इस वक्त अमेरिकी शिरकतदारी इस जंग में सामने आ रही है और जिस तरह से एक एक्चुअल पार्टी बनकर अमेरिका इस जंग के अंदर सामने आता जा रहा है, $60.8 बिलियन की जो इमदाद है ये एक भरपूर इमदाद समझी जाती है। इस हवाले से जो अब ये इमदाद की जा रही है अमेरिका की तरफ से, तो अब इस मूवमेंट को, जो अमेरिकी मूवमेंट है, इस डायरेक्ट एक पार्ट ले रहा है अमेरिका इस जंग के अंदर, तो इस हवाले से रशिया का जो एक जवाब होगा, एक मुअस्सर और एक भरपूर जवाब जो है अमेरिका को दिया जाएगा और इसका जवाब फिर जाहिर है मैदान जंग में, यानी कीव की मैदान में दिया जाएगा और यूक्रेन के मैदान जंग को जो है वो फिर इस तरह से तब्दील किया जाएगा कि ये इसका जो जवाब होगा वो अमेरिका को मिल जाएगा कि इतने बिलियन डॉलर्स देने के बावजूद भी फिर अमेरिका वहाँ से कुछ अपने मफादात हासिल नहीं कर सकेगा। अब इस वक्त जो ताइवान और इसराइल को इमदाद की गई है
اس حوالے سے بھی کچھ بتاتے چلیں آپ کو کہ اسی بل کے ساتھ ایک طرف تو یوکرین کی امداد کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ تائیوان اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی امداد میں ڈالرز دیے گئے، ایک امدادی پیکج منظور کیا گیا۔ 24.6 بلین ڈالرز کا جو امدادی پیکج تھا یہ اسرائیل کے لیے منظور کیا گیا، اور یہ منظوری حتماً طور پہ اب تب سامنے آئی ہے جب اسرائیل کے اوپر ایران نے ایک بھرپور حملہ کیا۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے اس ایک رات میں یا 4 گھنٹے کے اندر 1.3 بلین ڈالر ضائع کر دیے۔ تو اب اس وقت امریکہ نے یہ شدت محسوس کی کہ اسرائیل کو جو ہے وہ اس ایڈ پیکج کے لیے حقدار قرار دیا جائے، اور اب یہ 24.6 بلین ڈالرز کا ایک پیکج اسرائیل کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ امریکی جو آرمز ہیں یا آرمز اینڈ ایمونیشنز ہیں وہ پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اب یہ بل پاس ہوا ہے اور اس کو فوری طور پر پروسیس کیا جائے گا، اور اس وقت اسرائیل کو یہ تمام ہتھیار کی مد میں یہ امداد پہنچائی جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کتنی شدت سے امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اور ان تمام معاملات میں ایک تو اس حملے کو روکنے کے لیے اس میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور اب اسرائیل کی جو ہے وہ گود بھری جا رہی ہے اس اسلحے سے جو کہ اس وقت وہ پاسبلی طور پہ غزہ کے اندر استعمال کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان محاذوں پہ جس محاذ میں اس وقت وہ لڑ رہا ہے، ایک طرف ایران ہے، لبنان ہے، شام ہے، عراق ہے، یمن ہے، ان تمام محاذوں سے پھر برسر پیکار ہونے کے لیے پھر یہ اسلحہ استعمال کیا جائے گا۔ تو دوسری طرف تائیوان جو ہے اس کو بھی اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے، اور اس کو اسلحہ فراہم کرنا یعنی اس وقت چائنا سے کنفرنٹ کرنے کے ایک مترادف یہ بات ہے کہ ایک طرف خود اپنا فیس بچایا جائے لیکن چائنا کے سامنے تائیوان کو کھڑا کر دیا جائے، تاکہ پھر تائیوان اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی بڑھ جائے۔ اب اس حوالے سے جو چائنا کا معاملہ چل رہا ہے، the United States is interfering in Chinese affairs by approving military funds for Taiwan۔ اب اس وقت امریکہ جس طرح سے چائنا اور تائیوان کے درمیان میں انٹرفیرنس کر رہا ہے، ایک طرف تو اس کی پوری یہ کوشش ہے کہ چائنا کو تائیوان کے سامنے آ کے کھڑا کر دیا جائے، اور دوسری طرف تائیوان کو جس طرح سے وہ اسلحہ فراہم کر رہا ہے، تو یہ ایک پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی جو ایک اس کی پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے امریکہ کی، وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہے چائنا کے حوالے سے۔ اب اس کے ساتھ لبنان سے خبر ہے، اسلامک ریزسٹنس an enemy military Hummer vehicle was targeted in a Natwatwa settlement with a guided missile and destroyed immediately after it was hit۔ دشمن کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا ہے اور گائیڈڈ میزائلز کے ذریعے، یعنی اس وقت لبنان سے حزب اللہ کی طرف سے جتنے بھی حملے کیے جا رہے ہیں بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں سے کیے جا رہے ہیں، پھر ان کے اندر چاہے وہ راکٹس ہوں، چاہے بیلسٹک میزائل ہوں، چاہے وہ ڈرونز ہوں، اور اب یہ جو تازہ ترین حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی ایک ہمر گاڑی کو نشانہ بنایا ہے گائیڈڈ میزائلوں سے، اور اس حملے کے نتیجے میں یہ ایک تو براہ راست ہٹ ہوئی ہے گاڑی، اور جیسے ہی ہٹ ہوئی ہے تباہ ہو گئی ہے۔ یہ اس وقت جو ہے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ لبنان سے ہی خبر ہے جس کے اندر our مجاہدین targeted 2 buildings used by the enemy soldiers in Metula settlement with appropriate weapons۔ 2 بلڈنگز کو نشانہ بنایا ہے میتولا سیٹلمنٹ کے اندر، اور یہ کارروائی جو ہے مناسب ہتھیاروں کے ذریعے کی گئی جس کے اندر ان عمارتوں کو نقصان پہنچا، اور وہاں پر جو پھر چھپ کے بیٹھے تھے یہ فوجی، اسرائیلی فوجی قابض، ان کو بھی پھر جو ہے وہ کیجویلٹیز ان کی سامنے آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور اسی طرح کی کارروائی ہوئی ہے جو کہ شلومی کالونی میں ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو تفصیلات ہیں، our مجاہدین targeted 2 buildings used by the enemy soldiers in شلومی کالونی with appropriate weapons۔ 2 اور عمارتوں کو شلومی کالونی میں نشانہ بنایا۔ یہ تمام اسرائیل کا شمال کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت صرف فوجی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ وہاں کے تمام شہری یا قابض شہری ان علاقوں کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، اور اب واپس آنے کا وہاں پہ نام نہیں لے رہے، اور اس طرح سے وہ اس علاقے کو سنسان کر دیا گیا ہے کہ وہاں پہ اب صرف جو ملٹری موومنٹس ہیں صرف وہی ہیں، باقی عوام وہاں سے بھاگ چکی ہے۔ اب وہاں 2 بلڈنگز کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے اندر بھی مناسب ہتھیاروں کا استعمال یعنی پھر بیلسٹک میزائلز اور راکٹس کا استعمال کیا گیا ہے لبنان کی طرف سے، اور اس کے نتیجے میں بھی اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اب اس وقت عراق سے خبر ہے، دا اسلامک ریزسٹنس ان عراق دس مارننگ وی ٹارگیٹڈ اے وائٹل ٹارگیٹ ان آکوپائڈ گولان ود ڈرونز۔
तमाम मंजर के अंदर इराक़ की तरफ से भी मुसलसल मज़ाहमत जो है वो की जा रही है। और कल एक हमला ऐसा हुआ था जिसके अंदर इराक़ की हशद शाबी या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ़ोर्स के एक बेस को निशाना बनाया था। उसके बाद ये ख़बरें सामने आईं, एक तरफ तो इसराइल ये कहता रहा हमने नहीं कार्रवाई की, अमेरिका उसके कोलिशन जो कि इराक़ में मौजूद हैं उनकी तरफ से भी ये बयानात शाया होते रहे कि इन तमाम कार्रवाइयों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें कुछ नहीं पता था इस बारे में। लेकिन जो ज़राए का कहना था वो यही था कि ये एक बहुत ही शदीद रॉकेट हमला और ड्रोन हमला किया गया था जिसके अंदर इस बेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। शुरू में इसकी जो तफसीलात थी वो ये थी कि इसके अंदर कोई कैजुअल्टी सामने नहीं आई, लेकिन बाद में फिर ये खबर सामने आई थी कि इस हमले के नतीजे में हशद शाबी के एक फ़ौजी शहीद हुए थे और साथ साथ 8 जो सिपाही थे वो ज़ख्मी हैं इस हमले में। अब उसके बाद इस हमले का जो एक रिटेलिएशन है या इसका जवाब है वो इराक़ी रेजिस्टेंस की तरफ से सामने आया है। आज सुबह उन्होंने गोलान की ऑक्यूपाई यानी काबिज़ गोलान के इलाके के अंदर ड्रोन से हमला किया है और एक टारगेट को निशाना बनाया है और ये टारगेट जो है वो इसराइल के अंदर गोलान के इलाके में यानी गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे बहुत सारे इसराइली जो स्पाई हेडक्वार्टर्स हैं वो मौजूद हैं, तो वहाँ जो है पॉसिबल ये निशाना बनाया गया है। तो ये इस वक्त कार्रवाई है जो कि कल वाले हमले के रिटेलिएशन में या उसके जवाब में इराक़ की तरफ से की गई है। अब इसराइल के अंदर जो मामलात चल रहे हैं इस जंग को लेकर, एक तरफ तो इसराइल का जो एयरपोर्ट है वो सुनसान होते जा रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बाइकआउट कर दिया है वहाँ पर कि हम अपनी फ़्लाइट्स अब वहाँ नहीं लेके आएंगे। अब इस वक्त कान चैनल इसराइल का है, द वेव ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशन टू इसराइल इज़ वर्सनिंग एंड एडिशनल एयरलाइंस अनाउंस टू सेसेशन ऑफ फ्लाइट्स एंड सम ऑफ देम अनाउंस दैट विल नॉट रिटर्न टू बेन गुरियन एयरपोर्ट इन द कमिंग मंथ्स। मुसलसल तौर पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो कि इससे पहले मुतवातिर इसराइल आ रही थीं उन्होंने अब इसराइल आने से मुकम्मल तौर पे मना कर दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि हम ये तमाम जो फ़्लाइट्स हैं आगे की तरफ भी और फ़्लाइट्स भी कैंसिल की जाएंगी। इसके साथ साथ बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि हम आगे आने वाले महीनों तक अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो बेन गुरियन एयरपोर्ट पे रिज्यूम नहीं करेंगे, यानी तेल अवीव आने वाले अब जहाज़ों को जो है एयरलाइंस को उन्होंने अब मना कर दिया है कि अब हम तेल अवीव के अंदर अपना ऑपरेशन कुछ अरसे तक या कुछ महीनों तक बंद कर रहे हैं। तो ये वो मतलब इस खित्ते के अंदर जो हालात हैं वो इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं कि इस वक्त ईरान के इस हमले के बाद तो बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने फ़्लाइट शेड्यूल कैंसिल कर दिए हैं इसराइल से और अब इसराइल ना वो फ़्लाइट्स आ रही हैं और ना फिर इन इसराइली शहरियों को इसराइल से भागने का मौका मिल रहा है। तो ये एक बड़ी अहम खबर है, इस वक्त तमाम एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशंस कैंसिल कर दिए हैं। अब इसके साथ जो जंग के समारात हैं इन अब इसराइलियों पे भी पड़ना शुरू हो गए हैं और इस जंग के अंदर इतना सारा पैसा लुटाने के बाद, इतना सारा फाइनेंस लुटाने के बाद अब इसराइल की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इस नहज पे पहुंच गई है कि वो अब अपने शहरियों पर टैक्स की जो लागत है या टैक्स की जो मद है उसको में इजाफा करने जा रही है। इसराइली मीडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज कंसिडरिंग रेजिंग टैक्सेस सून टू फाइनेंस वॉर एक्सपेंसेस। जाहिर है जब किसी इलाके में जंग होती है तो उस जंग का जो एक्सपेंसेस हैं या उसकी जितना भी खर्चे हैं वो फिर आवाम भुगतती है और अब उसके असरात इसराइली जो आवाम है, शहरी हैं, उनके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त जो इसराइल की फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब टैक्सेस जो हैं वो इसराइल के ऊपर बढ़ाए यानी इसराइली शहरियों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे और फिर इस जंग के जो खर्चे हैं उससे पूरे किए जाएंगे। तो अब एक तरफ तो अमेरिका मुसलसल इमदादी पैकेजेस दे रहा है, लेकिन ये तमाम इमदादी पैकेजेस हथियारों की शक्ल में दिए जा रहे हैं। दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको चलाने के लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत है उसके लिए अब इसराइल अपनी टैक्सेस जो है वो बढ़ा रहा है। तो ये है इस वक्त तक की खबरें जो कि सामने आ रही हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये खबरनामा पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ नासिर।